नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 नवंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा शिक्षा विभाग ने जारी किया प्री बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल, जानिए कब से प्रारंभ होंगी परीक्षाएं। सिरसा में कांग्रेस नेताओं ने दिखाया एकजुटता का दम, पोस्टर विवाद पर दी सफाई। स्टाफ कार्ड ड्राइवर के पदों पर भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह के लिए जींद कुरुक्षेत्र रूट पर संचालित होगी स्पेशल ट्रेनें। हरियाणा ओपन स्कूल परीक्षा के लिए 24 नवंबर से आवेदन शुरू, 2 दिसंबर के बाद लगेगी लेट फीस। हरियाणा में 5 IPS प्रमोट होकर DIG बने सभी 2011 बैच के अधिकारी, केंद्र सरकार में तैनात मनीषा चौधरी का नाम भी शामिल। भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भिड़ेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद में हो सकता है। फोन आने पर कॉलर का वेरीफाइड नाम दिखेगा। सरकार ने ट्रू कॉलर जैसे सिस्टम CNAP की टेस्टिंग शुरू की। भिवानी में बोले राव दान सिंह, वोट चोरी से हारा, 100% होती जीत। महेंद्रगढ़ में 2648 मतों का अंतर रहा, राहुल गांधी उठा चुके हैं मुद्दा। दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट क्रैश, पायलट की मौत। वायुसेना ने पुष्टि की डेमो फ्लाइट के दौरान हादसा हुआ। मैक्सिको की फातिमा बोस बनी मिस यूनिवर्स। भारत की मणिका विश्वकर्मा टॉप 30 तक ही पहुंची। और PM नरेंद्र मोदी G20 में शामिल होने साउथ अफ्रीका पहुंचे। ट्रंप शामिल नहीं होंगे, राजदूत भेजेंगे। पहले बॉयकॉट का किया था ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम लगातार बदल रहा है। दिन के समय धूप देखने को मिल रही है तो वहीं रात के समय ठिठुरन भी बढ़ रही है। वातावरण में नमी से सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से मैदानी इलाके सुबह और रात के समय ठिठुर रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात के तापमान में 4.8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं नारनौल में सबसे कम यानी 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, तो नारनौल के बाद हिसार दूसरा सबसे ठंडा शहर रहा। यहाँ का तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसका कारण कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हरियाणा में मौसम 23 नवंबर तक खुश्क व परिवर्तनशील बना रह सकता है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से बादल छाए रहने की भी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानी इलाकों में सबसे अधिक देखने को मिलेगा। वहाँ ठंड और बढ़ने की संभावना है। वहीं हरियाणा के 8 शहरों में तापमान अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। हरियाणा में कम बजट पर खुद के घर का सपना पूरा करने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम, सोना, रेवाड़ी और फरूख नगर क्षेत्र में आम लोगों को कम रेट पर मकान उपलब्ध करवाने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कई बिल्डरों को अलग अलग स्थानों पर प्रोजेक्ट के लिए लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। अब इन योजनाओं की ड्रा प्रक्रिया शुरू की जानी है। नई योजनाओं के शुरू होने से गुरुग्राम, सोना, रेवाड़ी व फरूख नगर के आम लोगों को कम रेट के घर मिलने की आशंका बढ़ गई है। साथ ही यहां पर आम लोगों को कम रेट में घर लेने का मौका मिलेगा। इन योजनाओं की ड्रा प्रक्रिया कुछ दिनों में शुरू कर दी जाएगी। विभाग ड्रा की तारीख और आवेदन संबंधी दिशा निर्देश पोर्टल पर अलग से जारी करेगा। इन परियोजनाओं के शुरू होने से क्षेत्र में हजारों कम कीमत वाले निवास स्थान के निर्माण का रास्ता अब खुलने जा रहा है, जिससे आम लोगों एवं मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HPSC की ओर से कक्षा 9वीं व 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सेट 2 यानी सत्र 2025-26 और प्री बोर्ड परीक्षाओं यानी कक्षा 10वीं व 12वीं की डेट शीट जारी कर दी गई है। निदेशालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए ऑर्डर के मुताबिक सेट 2 परीक्षाएं 22 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होंगी व 29 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी। कक्षा 9वीं के लिए हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, संस्कृत तथा अन्य विषयों की परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथियों पर होगा, जबकि कक्षा 11वीं के लिए फाइन आर्ट्स, समाजशास्त्र, कंप्यूटर साइंस, भौतिकी, गणित, जीव विज्ञान आदि विषय शामिल किए गए हैं तथा कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 22 जनवरी 2026 से शुरू होकर 4 फरवरी 2026 तक आयोजित करवाई जाएंगी। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की परीक्षाओं में हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय शामिल है, जबकि कक्षा 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य और कला संख्या के सभी प्रमुख विषयों को जोड़ा गया है। निर्देशों में बताया गया है कि जो विद्यार्थी किसी भी राज्य, राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं, उन छात्रों की परीक्षा बाद में आयोजित की जा सकती है।
हरियाणा सरकार ने 2 विभागों के कर्मचारियों को राहत दी है। बागवानी और मत्स्य पालन दोनों विभाग के कर्मचारियों को व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा स्कीम में शामिल कर लिया गया है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार के रेगुलर कर्मचारी, पेंशनर और उनके आश्रितों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा 1 नवंबर साल 2023 को सफलतापूर्वक शुरू की गई। इसको लेकर सभी जिलों के सभी सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किए गए हैं। नोटिफिकेशन में सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिए गए हैं कि सूचित किया जाता है कि DGHS के पैनल में शामिल 447 अस्पतालों को पहले ही HEM 2.0 पोर्टल पर शामिल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त DG कार्यालय के पैनल में शामिल शेष अस्पतालों को निर्देश दिया जाता है कि वे HEM पोर्टल पर पैनल प्रकार टैब में योजना विकल्प CCHFE चुनकर पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन भेजें। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में वे विधानसभा चुनाव में 155 बूथों में 95% बैटरी मिली, जो चुनाव प्रक्रिया पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने कहा कि आज के तानाशाह और निरंकुश तानाशाह के खिलाफ पूरे देश में सिर्फ राहुल गांधी अकेले संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि राहुल गांधी का संदेश घर घर तक पहुँचाया जाए। कहा कि यह केवल एक पार्टी ही नहीं बल्कि सभी धर्मों और पूरे लोकतंत्र की लड़ाई है। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा ने वोट चोरी कर सरकार बनाई है और अब हर जगह इसी मुद्दे पर चर्चा है। इससे अधिक घटिया और लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली बात और क्या हो सकती है। विधायक गोकुल शेतिया ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एक मंच पर है और पार्टी में कोई भी टूट फूट नहीं है। हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, हिम्मत नहीं हारनी है। कालावाली विधायक शीशपाल केहरवाला ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में पारदर्शिता साबित करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हम सबूत देने को तैयार हैं। एक एक बूथ पर 23 लोगों के वोट है। इलाहाबाद विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस किसी भी हालत में टूटने नहीं वाली, इनकी सरकार ज्यादा लंबी नहीं चल सकती। वहीं पोस्टर में सुरजेवाला, हुड्डा और कुमारी शैलजा नहीं, ये गलती पोस्ट लगाने वाले या फिर बनाने वाले की है। ऐसा काम न करें। कांग्रेस को एकजुट रखना है, कोई हमें कमजोर नहीं कर सकता। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने गुरुवार को सिरसा में आयोजित बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करने वालों का कांग्रेस कभी भी साथ नहीं देगी, बल्कि डटकर विरोध करेगी। कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता संघर्ष से घबराने वाले नहीं है, चाहे यात्रा करनी पड़े या फिर जेल जाना पड़े, हर मोर्चे पर लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने केंद्र और हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पोर्टल यानी सरकारी दरवाजा खुलते कम है और बंद अधिक रहता है। यह जनता के साथ अन्याय है। 10 अक्टूबर को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था। इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद 1284 अभ्यर्थी कैसे बढ़ गए। जब परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो इनकी संख्या तकरीबन 46,094 थी, लेकिन जब 10 नवंबर को परिणाम जारी हुआ तो इनकी संख्या बढ़कर 47,378 पहुंच गई। वहीं बोर्ड चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार का कहना है कि कुछ अभ्यर्थियों को हल्के डार्क बिंदु के कारण बेनिफिट ऑफ डाउट मिले तो पास होने वालों की संख्या बढ़ी है। परिणाम में देरी का कारण चौथी फर्म से ऑडिट और बोर्ड सचिव का तबादला रहा। पहले चरण की वेरिफिकेशन में काफी डाउन थे। पहली फर्म ने 40,000 OMR शीट को दोबारा से स्कैन किया। CCTV कैमरा फेसिंग बायोमेट्रिक पर संशय हुआ, जिस कारण चौथी फर्म से ऑडिट करवाना पड़ा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं है। जितने अभ्यर्थी बढ़े हैं उन्हें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वहीं जसपा नेता दिग्विजय चौटाला ने उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। नेता ने सोशल मीडिया पर वीडियो में कहा कि बोर्ड अध्यक्ष और सचिव ने रिजल्ट बदल दिया है। जिनके नाम बाद में जुड़े हैं बोर्ड के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदार हो सकते हैं। दूसरी तरफ रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने परीक्षा परिणाम में आए 1284 अभ्यर्थियों के अंतर पर कहा कि ये बड़ी अनियमितता की तरफ संकेत देता है। सरकार को अभ्यर्थियों और जनता को संतोषजनक जवाब देना चाहिए। आधुनिक डिजिटल दौर में जहां सब काम ऑनलाइन हो रहे हैं, वहीं बच्चों और युवाओं को कागज कलम से जोड़ने के लिए डाक विभाग ने एक नई और बढ़िया पहल की है। डाक विभाग एक बार फिर 2.5 आखर राष्ट्र स्तरीय पत्र लेखन प्रतियोगिता करा रहा है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति 8 दिसंबर तक पत्र लिखकर डाक विभाग को भेज सकते हैं। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल हरियाणा सर्कल अम्बाला सचिन किशोर ने बताया कि डिजिटल की दुनिया के बीच हस्तलेखन बच्चों की भाषा क्षमता, रचनात्मकता और मस्तिष्क विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये प्रतियोगिता न केवल लिखने की कला को बढ़ावा देगी, बल्कि प्रतिभागियों को अपनी भावनाएं पत्र के जरिए व्यक्त करने का मौका भी देगी। 2.5 आखर प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को मेरे आदर्श को पत्र विषय पर मुख्य पोस्टमास्टर जनरल को संबोधित करते हुए पत्र लिखना होगा। इसमें 2 आयु वर्ग बनाए गए हैं। एक वर्ग में 18 वर्ष तक और दूसरे वर्ग में 18 वर्ष से ऊपर शामिल है। विजेताओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 4 श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में 3 पुरस्कार होंगे। राज्य स्तर पर चयनित सर्वश्रेष्ठ पत्रों को 25,000 रुपए का प्रथम,
10,000 रुपए का द्वितीय व 5,000 रुपए का तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 50,000 रुपए का प्रथम, 25,000 रुपए का द्वितीय व 10,000 रुपए का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए रेलवे ने एक बड़ी पहल की है। 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव को देखते हुए उत्तर रेलवे ने जींद कुरुक्षेत्र रेलवे लाइन पर 2 स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है। शेड्यूल के अनुसार ट्रेन कैथल रेलवे स्टेशन से सुबह 11:52 पर कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होगी, जबकि जींद से दोपहर 2:53 पर कैथल की ओर पहुंचेगी। इन ट्रेनों के संचालन के लिए समय सारणी और बीच रास्ते के स्टेशनों पर ठहराव के आदेश जारी दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में शिरकत करने वाले यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया गया है, ताकि उनका सफर आसान हो सके। इस महोत्सव के दौरान सुबह के समय कुरुक्षेत्र और शाम के समय कैथल जाने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। भिवानी में पूर्व सीपीएस एवं कांग्रेस नेता राहुल दान सिंह ने दावा किया कि उन्हें वोट चोरी से हराया गया है। राहुल गांधी ने भी महेंद्रगढ़ के इस मुद्दे को उठाया। राहुल दान सिंह ने कहा कि अगर वोट चोरी नहीं होते तो वो चुनाव जरूर जीतते। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर महेंद्रगढ़ विधानसभा से 2024 का चुनाव लड़ा और 2648 वोटों से हारे। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन साल 2024 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दोनों की जगह भाजपा उम्मीदवारों की जीत हुई थी। बता दें कि राहुल दान सिंह महेंद्रगढ़ विधानसभा से 4 बार यानी साल 2000, 2005, 2009 और 2019 में विधायक बने। राहुल दान सिंह ने 2024 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, जिन्हें कंवर सिंह यादव ने हराया। राहुल दान सिंह को 60,388 वोट मिले थे, जबकि राहुल दान सिंह को 2648 वोट से इस प्रकार हार का सामना करना पड़ा। साल 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल दान सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में राहुल दान सिंह को हराकर भाजपा के धर्मवीर सिंह ने जीत दर्ज की। राहुल दान सिंह को 5,47,154 वोट मिले थे और 41,510 वोट से हार का सामना करना पड़ा। अगर आपके फोन पर कॉल आने पर कोई अनजान नाम दिखाई देने लगे जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव नहीं है, तो घबराइए नहीं। ये कोई गड़बड़ या फिर ग्लिच नहीं है। ये भारत सरकार का नया CNAP सिस्टम है, जिसकी टेस्टिंग अभी देश के कुछ हिस्सों में शुरू कर दी गई है। टेलीकॉम कंपनियां इस सिस्टम को धीरे धीरे एक्टिव कर रही हैं। इस नए सिस्टम से बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के स्पैम कॉल और फ्रॉड से बचाव आसान हो जाएगा। यह कॉल आने पर सबसे पहले कॉलर का आधार से लिंक्ड वेरीफाइड नाम दिखाएगा। CNAP यानी कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, ये एक सरकारी बैकअप वाला कॉलर आईडी सिस्टम है। जब कोई अनजान नंबर से कॉल आएगी तो फोन पर सबसे पहले ये नाम दिखाई देगा जो आधार कार्ड से लिंक्ड होगा। फिर उसके बाद जो नाम आपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव किया है वही आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने माँ का नाम मॉम के नाम से सेव किया है तो कॉल आने पर सबसे पहले आधार कार्ड वाला नाम दिखाई देगा, फिर मॉम। ये सिस्टम सिम रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड से डायरेक्ट नाम लेता है। यह सिस्टम ट्रू कॉलर से अलग है, क्योंकि ट्रू कॉलर यूजर्स के क्राउड सोर्स डेटा पर चलता है, जो कभी कभी गलत भी हो सकता है। लेकिन CNAP में सब कुछ सरकारी वेरिफिकेशन पर बेस्ड है, यानी किसी थर्ड पार्टी ऐप की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। यह डिफॉल्ट सुविधा होगी। अगर कोई यूजर ये सुविधा नहीं चाहता है तो वह इसे डीएक्टिवेट भी करा सकेगा। इस सर्विस के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने मुंबई और हरियाणा सर्किल में पिछले साल ट्रायल लिया था। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। हादसा अल मखतूम एयरपोर्ट पर जारी एयर शो में एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। शुक्रवार को भारतीय समय के मुताबिक 3:40 पर यह हादसा हुआ। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुब्बार देखा गया। एयरफोर्स ने बताया कि हादसे में पायलट की मौत हो गई है। क्रैश के कारणों की जाँच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर जारी कर दी गई है। वायुसेना का तेजस जेट क्रैश होने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले साल 2024 में राजस्थान के पोखरण में युद्धाभ्यास के दौरान इंजन फेल होने की वजह से तेजस क्रैश हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस का पायलट नेगेटिव जी फोर्स टर्न से रिकवर नहीं कर पाए, जिसके चलते विमान नियंत्रण खो बैठा। तेजस विमान सीधे नीचे गिरा और इसमें कोई ग्लाइडिंग नहीं देखी गई, यानी रिकवरी फेल रही और विमान फ्री फॉल में चला गया। आपको बता दें कि जब विमान अचानक नीचे की तरफ गोता लगाता है तो शरीर पर गुरुत्वाकर्षण के उल्टी दिशा में जोर पड़ता है। इस वक्त पायलट को लगता है कि वह सीट से ऊपर उठ रहा है, सिर की ओर खून तेजी से आता है, चक्कर और धुंधलापन भी आ सकता है। कुछ सेकंड में विमान का कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। दुबई एयर शो में इंटरनेशनल विमानों का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ दुनिया भर की बड़ी एरोस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, एयर फोर्सेज और टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने नए विमान, हेलीकॉप्टर, हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी दिखाती हैं। 5 दिन के एयर शो का शुक्रवार को आखिरी दिन था।
नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण चंडीगढ़ की तरफ से स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकाली है। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक 10वीं पास होनी चाहिए, साथ ही उनके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना आवश्यक है। उम्मीदवार को 3 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 4 जनवरी 2026 है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने फरवरी-मार्च 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं ओपन स्कूल परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। परीक्षार्थी 24 नवंबर से बोर्ड की वेबसाइट www.bsech.org.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन CTP, OCTP, रीअपियर, अतिरिक्त विषय, आंशिक अंक सुधार और पूर्ण विषय अंक सुधार जैसी सभी श्रेणियों के लिए होगा। परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 24 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रायोगिक विषय या विषयों की परीक्षा के लिए 100 रुपए अतिरिक्त शुल्क देय होगा। जो परीक्षार्थी निर्धारित तिथियों में आवेदन नहीं कर पाते हैं, वे परीक्षार्थी 100 रुपए लेट फीस सहित 3 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक, 300 रुपए लेट फीस सहित 12 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक तथा 1000 रुपए लेट फीस सहित 22 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में सभी दिशा निर्देश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा सकता है। यहां पर 5 अक्टूबर को विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच भी खेला गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार BCCI ने अपना प्रस्तावित शेड्यूल ICC को भेज दिया है। ICC जल्द ही इसका ऐलान कर सकता है। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है, जबकि फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जा सकता है। सेमीफाइनल और फाइनल के वेन्यू का निर्धारण भारत पाकिस्तान की स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में नहीं पहुंचती है तो ये मुकाबला अहमदाबाद में होगा। पाकिस्तान के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने पर मुकाबला श्रीलंका में खेला जाएगा। ICC या BCCI की ओर से शेड्यूल पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। BCCI ने टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को शॉर्टलिस्ट किया है। श्रीलंका के 3 वेन्यू को भी चुना गया है। कोलंबो को इनमें से एक बताया जा रहा है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 401 अंक गिरकर 85,232 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 124 अंकों की गिरावट देखने को मिली और 26,068 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में गिरावट, 12 में तेजी रही। टाटा स्टील, HCL टेक, बजाज फाइनेंस के शेयर्स 2.7% तक गिरे। वहीं मारुति सुजुकी 1% चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 33 शेयर नीचे, जबकि 17 चढ़कर बंद हुए। FMCG को छोड़कर NSE के सभी सेक्टरों में गिरावट देखने को मिली। PSU बैंक, रियल्टी और मेटल के शेयरों में 2% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। सोने के दाम में तेजी और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम सोने का दाम 585 रुपए चढ़कर 1,23,146 रुपए पर पहुंच गया, तो वहीं चांदी की कीमत 2,984 रुपए गिरकर 1,51,129 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,12,802 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।